अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड, इस पर बात करेंगे। मैं हूं अरसलान खोकर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। 2 महीनों में 5 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है और गवर्नमेंट का ये कहना कि हम किसी न किसी तरह महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। क्या ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करती है इन तमाम चीज़ों के बाद, जब एक साथ गैस के प्राइसेस 44 रुपये फ़ी यूनिट तक बढ़ते हों, जहां पर बिजली की प्राइसेस मुतवातर दफ़ा बढ़ती हों एक ही साल में कई बार, जहां पर पेट्रोल प्राइसेस 2 महीने में 5 बार बढ़ती हों, तो क्या महंगाई कंट्रोल हो सकेगी? क्या पाकिस्तान में कुव्वत ख़रीद बढ़ाई जा सकेगी? क्या पाकिस्तान में इंडस्ट्री अपना काम बेहतर तरीके से आसान और कम कीमत पर कोई प्रोडक्ट तैयार कर सकेगी जिसको इंटरनेशनल मार्केट किया जा सके और फिर पाकिस्तान के अंदर लोग उसे बआसानी ख़रीद पाएँ? पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ी, पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ी, पाकिस्तान में कोरोना के बादल तो छट गए, लेकिन अपने असरात और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल थे वो जू की तू हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर आज बात होगी। एहसन मेहनती साहब, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर मिर्ज़ा साहब, प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह राना एहसान अफजल खान साहब, माहिर मौशियात हैं। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। एहसन साहब, पहले ज़रा आपकी तरफ शुरुआत, थोड़ी सी बात स्टॉक मार्केट से, फिर ज़रा आगे चल के आज महंगाई की ज़्यादा बात करेंगे। एहसन साहब, सर बड़ा मसला रहा, लेकिन अब मार्केट माशाल्लाह 46,000 प्लस पर है। गुज़िश्ता हफ्ते 291 पॉइंट्स लास्ट डे गेन किया, अच्छा खासा इजाफा है। आज बेशक 130 पॉइंट्स की नेगेटिविटी है, लेकिन सर 46,000 छू रही है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से? देखिए, आई थिंक कि अर्निंग सीजन है और अर्निंग सीजन के अंदर अमूमन रैलीज मार्केट में देखी जाती हैं, सपोर्ट भी देखा जाता है। इस बार स्पेशली अगर हम देखें तो फाइनेंशियल रिजल्ट के अनाउंसमेंट्स के अंदर ऑयल सेक्टर की अगर अर्निंग देखें वो इम्प्रूव हुई है, फर्टिलाइजर और फिर रिकॉर्ड अर्निंग्स बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखी गई हैं। हमने देखा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से मुल्क को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। टेक्सटाइल जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स काफी मुस्बत डायरेक्शन में नजर आ रही हैं। सीमेंट स्क्रिप्स आने वाले हफ्तों में जो है वो जब उनके रिजल्ट्स आएंगे अगले क्वार्टर में स्पेशली हम देखेंगे कि टर्न अराउंड मजीद इस सेक्टर में भी देखा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की कंस्ट्रक्शन की स्कीम है, तो आई थिंक कि जो मार्केट का मुस्तहकम होना है और मार्केट का तेजी में आना है, उसमें एक तो गवर्नमेंट के जो कंस्ट्रक्शन के पैकेजेस थे उसमें स्टील और सीमेंट सेक्टर की सरगर्मी काफी ज्यादा मुस्बत रही। फिर हमने देखा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जो $20 का ब्रेंट हो गया था वो अब $60 पर ट्रेड किया। तो आई थिंक कि ऑयल जो स्क्रिप्ट्स हैं उनका कुछ हद तक 4 टाइम्स 5 टाइम प्राइस होना जो है वो मार्केट जो इंडेक्स है उसको 46,700 तक लेकर गया। और फिर उसके बाद हमने देखा है कि अब थोड़ी सी करेक्शन इसलिए आ रही है कि इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं यानी कि ग्लोबल मार्केट्स में काफी वीक ऑयल प्राइसेस को दोबारा से देखा जा रहा है। और फिर हम देख रहे हैं कि इक्विटीज के अंदर भी काफी ज्यादा प्रेशर है, चूंकि इस वक्त पेंडेमिक पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान मार्केट के अंदर ये है कि यहाँ पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स और सीमेंट एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी बेहतर है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी देखकर करंट अकाउंट सरप्लस भी हमें जो है नवंबर तक नजर आया। तो फिर आई थिंक कि सिचुएशन जो इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्रोल में नजर आ रही है। और फिर हमने देखा कि पॉलिसी रेट भी जो अनाउंसमेंट आया वो 7% पर जो है उसको मुस्तहकम रखा गया और मई तक मुस्तहकम रहेगा। फिर आज अनाउंसमेंट सीपीआई इन्फ्लेशन भी 5.7% आया, तो इससे अब तवक्कुआत है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम भी हो जाए। ठीक है नासिर साहब, सर बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करूंगा। एक तो पहले ज़रा आपसे इस पर शुरुआत कर लेता हूँ। आप लोगों ने बड़ी बेहतरीन एक कॉन्फ्रेंस की, सारे पाकिस्तान से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मौजूद थे उस कॉन्फ्रेंस में। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने होल्ड किया सारी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस को। ये बताएं सर, क्या आउटपुट है कॉन्फ्रेंस के, क्या बात हो रही है पूरे पाकिस्तान में? पेट्रोल 5वीं दफ़ा बढ़ गया 2 महीने में, महंगाई किसी तरह कंट्रोल नहीं हो रही, बिजनेसमैन बिजली और गैस की कीमतों से परेशान है, इंडस्ट्री बंद हो रही है। सर बड़े मसाइल हैं। सर थैंक यू वेरी मच अरसलान साहब। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर हमें दोबारा आज मुनक्कद किया। एक तो ब्रांड टीवी पे जो आप मेरा चला रहे हैं, नासिर मिर्जा, आई एम प्रेसिडेंट RCCI नॉट ICCI, तो प्लीज वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि जो आपने फरमाया, डेफिनेटली इट वॉज दी 13 टाइम ये हमने ऑल चैम्बर्स कॉन्फ्रेंस करते आ रहे थे और ये रावलपिंडी चैम्बर्स को हर साल मुनक्कद करता है। इस साल की हमारी 13वीं कॉन्फ्रेंस जिसको हमने इस दफा इंटरनेशनल चैम्बर्स समिट का नाम दिया, क्योंकि पाकिस्तान के चैम्बर्स के प्रेसिडेंट के अलावा इस पे तकरीबन 12 इंटरनेशनल चैम्बर्स ने भी इसमें शिरकत फरमाई।
इसका जो एलानिया 3 दिन की डेलिब्रेशन के बाद हुआ, उसमें खास तौर पर जिन चीजों की निशानदेही आपने कही है उसको बहुत जोर के साथ गवर्नमेंट के साथ उसको टेबल किया जाएगा। उस पर खास तौर के ऊपर जो अभी 1 फरवरी से आज से शायद बिजली और गैस की इंडस्ट्री को फराहमी की जो मुनक़ता हो रही है, उससे आपकी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। उस सिलसिले में हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, जो हमने उस पर डिक्लेरेशन तैयार किया 3 दिन की डेलिब्रेशन के बाद, पूरे पाकिस्तान के चैम्बर से प्रेसिडेंट ने उस पर क्लियर किया है कि उसको अंदर कम अज कम जो सा है इस चीज को रोका जाए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की अपनी नाअहली की वजह से LNG इन टाइम इंपोर्ट नहीं हो सकी, जो हर साल प्रॉब्लम आती है, और जाके इनको नवंबर में याद आता है, इनको जब मालूम है कि दिसंबर जनवरी में गैस की शॉर्टेज होनी है, इंडस्ट्री को प्रॉब्लम फेस करनी है, तो LNG इन टाइम इंपोर्ट क्यों नहीं करते। उसके बाद जो महंगाई का आपने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। इस महीने में ये तीसरी चेंज है पेट्रोलियम प्राइस के अंदर, जो आपने 1 जनवरी को भी देखी, फिर आपने 15 जनवरी को देखी, और आज फिर आपने 31 जनवरी को देखी, जो आहिस्ता आहिस्ता जो सी है एक कारोबारी के लिए और एक आम शहरी के लिए मुश्किलात में इजाफा करती जा रही है। इसमें तमाम चैम्बर्स ने, रावलपिंडी चैम्बर्स के प्लेटफॉर्म से इसको मुतफिका गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट डाली है डिक्लेरेशन के अंदर कि प्लीज इसको कंट्रोल किया जाए और इसको देखा जाए कि किस तरीके से आम इंसान की जिंदगी के लिए जो बेहतर, जो गवर्नमेंट बार बार मीडिया के ऊपर ऐलान कर रही है कि आसानियां पैदा कर रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड इसकी सिर्फ सिचुएशन नजर नहीं आ रही। राणा साहब, बहुत सारी चीज़ें आपने खुद भी सुन ली, मुझे एक चीज़ बताएं, जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस की कमी हो रही होती है, हमारे यहाँ क्या मसला है सर? 5वीं दफ़ा 2 महीने में, अभी हालिया देख लें हम 3-4 हफ्तों में तो तीसरी दफ़ा बढ़ गई है पेट्रोल प्राइस। अभी 112, 113 और 114 तक जाएगी। ये जो पैसों वाला मामला होता है, इतने रुपए इतने पैसे बढ़ाए, वो 1 रुपया ही हो जाता है पूरा सर। जी, पैसों का डेफिनेट, तो जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो 51.8 US डॉलर पे थी और इस वक्त वो 55.5 US डॉलर्स के ऊपर हैं। तो हुकूमत जो है बेसिकली इस वक्त 50% टैक्स प्लस लेवी की मद के अंदर चार्ज कर रही है पेट्रोल के अंदर, और ये अगर आप सिर्फ नवंबर में चले जाएं तो ये 78% टैक्स और लेवी की मद में हुकूमत चार्ज कर रही थी। इतना ज्यादा टैक्स और लेवी क्यों चार्ज कर रही है हुकूमत? वो इसलिए कर रही है कि हुकूमत को सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो फिस्कल चैलेंज है और रेवेन्यू टारगेट्स मीट करने का चैलेंज है। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो यहाँ लेवी के ऊपर से ही जो है वो हुकूमत कवर करना चाह रही है। तो ये आगे इसके ऊपर हुकूमत के पास ज्यादा स्पेस नहीं होगी। अगर और क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये प्राइसेस इनको डेफिनेटली और बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि जो लेवी और टैक्सेस हैं वो इस वक्त 37 रुपए जो है वो हुकूमत चार्ज कर रही है इसके अंदर पेट्रोल की प्राइस के ऊपर करंटली। तो डेफिनेटली ये फिस्कल चैलेंज, अब फिस्कल चैलेंज के ऊपर अगर मैं बात करूं तो देखें हुकूमत के जो अभी जो FDR के जो आया है रिजल्ट, उसके अंदर जो टारगेट है उन्होंने सरपास किया है जनवरी के अंदर, लेकिन जो टारगेट था वो बड़ा कम रखा हुआ था। 340 बिलियन का टारगेट था और उसके अगेंस्ट हुकूमत ने 360 बिलियन के करीब इकट्ठा किया है, जो कि 20 अरब ज्यादा है। लेकिन और अभी तक जुलाई टू जनवरी 2.5 ट्रिलियन हुकूमत इकट्ठा कर चुकी है। लेकिन आगे जो 5 महीने उसमें हुकूमत ने 2.4 ट्रिलियन इकट्ठा करना है। और ये जो ग्रोथ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, जो फरवरी टू जून है, इसमें 50% इंक्रीज चाहिए हुकूमत को ये 4.963 ट्रिलियन का टारगेट मीट करने के लिए, जिसका ये मतलब है कि हुकूमत ने 480 अरब रुपया हर महीने अगले 5 माह इकट्ठा करना है ये टारगेट मीट करने के लिए। डेफिनेटली ये बड़ा एक बहुत बड़ा हदफ है और मुश्किल लग रहा है, और मुमकिनात हैं कि ये हुकूमत का शॉर्टफॉल 300 से 400 अरब के लगभग होगा, जिसका फिर रिजल्ट ये होगा कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो उसमें इजाफा होगा। ठीक है एहसन साहब, सर ये बताएं कि हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, कैपिटलाइजेशन में भी इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ शेयर प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, लेकिन क्या ये बात आपके नज़दीक दुरुस्त है, जो कि हम कई लोगों से सुन भी रहे हैं, स्टॉक मार्केट के अपने लोगों से, कि स्पेसिफिक शेयर्स हैं जिनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, हर शेयर की नहीं? आप समझते हैं ऐसा है?
देखें, बिल्कुल ये तो हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जो कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें तरजीहात गवर्नमेंट की ज्यादा होती हैं। जिस तरह से हमने देखा कि जो एक पैकेज आया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जिसमें एक एमनेस्टी जो है वो दी गई, और ज़ाहिर एक वक्त के लिए वो एमनेस्टी अब एक्सटेंशन भी जो है वो ले गई है, 6 माह और भी ज्यादा है उसमें। तो आई थिंक कि वो जो सेक्टर्स हैं वो ज़ाहिर उसमें हमने देखा कि ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई, स्पेशली सीमेंट स्टील सेक्टर की जो इंप्रूवमेंट है वो अपेरेंटली ज्यादा नजर आई। फिर हमने देखा कि कमोडिटीज के जो सेक्टर है, जिसमें हमने स्पेशली ऑयल प्राइसेस को हमने $20 से $60 पे जाते हुए देखा, तो यहाँ पर हमने रिफाइनरी को भी जो है 5-6 टाइम जो है हायर साइड पर। और फिर ज़ाहिर इन एक्सपोर्ट के जो हमारे नंबर्स इंप्रूव हुए, ये सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी, जिसमें टेलीकॉम कंपनीज हैं, इसमें हमें ऐसी बहुत सारी कंपनीज नजर आई जो 10 से 12%, 10 to 12 टाइम जो है जिनकी प्राइसेज जो है वो बढ़ गई। इसी पूरे टेनोर के अंदर जो 27,000 से मार्केट इंप्रूव होके जो अब इस वक्त 46,000 में भी है। इसी साल हमने देखा कि मार्केट की इंप्रूवमेंट कोई 5 से 6% थी, बट इन स्क्रिप्ट का जो है इंक्रीज इसमें 10 से 12 टाइम्स जो है वो देखा गया। तो जाहिर है जिन सेक्टर्स में इन्वेस्टर की जो हुकूमत की तरजीहात होती हैं, जिन सेक्टर्स में इंटरनेशनल प्राइसेस का दारोमदार होता है जैसे ऑयल प्राइसेज, और फिर उन सेक्टर्स के अंदर जहाँ पे एक्सपोर्ट का दारोमदार था, तो हमारे एक्सपोर्ट नंबर जब इंप्रूव हुए तो वो उन सेक्टर्स के अंदर भी। लेकिन ऐसे बहुत सारे सेक्टर, और इस तरह फार्मा सेक्टर के अंदर हमने देखा कि पोस्ट पेंडेमिक जो है या इन द फर्स्ट वेव सेकंड वेव के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। बट लगभग पाकिस्तान मार्केट अगर देखी जाए तो मेजॉरिटी सेक्टर्स के अंदर जो है वो आउट परफॉर्मेंस देखी गई है, जो कि इंडिकेट करती है कि ओवरऑल इन्वेस्टर जिस सेक्टर में भी था उसने आउट परफॉर्म किया है। बट हमने कुछ ऐसी कंपनीज देखी जिस तरह से PTCL है या ऐसी गवर्नमेंट की कंपनीज थी जहां पर लॉसेज हमें नजर आ रहे थे, उन्होंने आउट परफॉर्म नहीं किया। तो आई थिंक कि जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जहां पर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो है वो फेवरेबल है, जहां पर रेगुलेटर जो है उसका रोल बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, वहां पर हमने देखा कि कंपनी ने आउट परफॉर्म किए हैं। जहां पर गवर्नमेंट की एफर्ट्स कम रही हैं, जिस तरह PIA के अंदर हमने देखा कि उसकी शेयर प्राइस नहीं बढ़ी क्योंकि लॉसेज बहुत ज्यादा थे। तो आई थिंक कि एयरलाइन का या फिर ऐसे ट्रैवल इंडस्ट्री जो कंपनीज थी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जिसको इंटरनेशनली जिन सेक्टर्स के अंदर जो है वो प्रेशर देखा गया। ठीक है नासिर साहब, मुझे ये बताएं कि आपने ज़ाहिर है अभी कॉन्फ्रेंस हुई है हालिया में, ज़रा उस पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तमाम चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंटरनेशनली भी लोग आपके साथ थे। सर क्या फ़र्क लगा बाहर इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल, इंडस्ट्री की सूरत हाल का, और हमारे यहाँ जो ये एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी प्राइसेस हैं इसकी मद में जो प्रेशर है उसको देखते हुए क्या कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ें सामने आई हैं? अच्छा, एक चीज़ मैं ऐसा जरूर शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जो अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, खासतौर पर जब ये गवर्नमेंट आई है 2018 में, तो हमारा जब इन्होंने इंपोर्ट के ऊपर कर्व लगाना शुरू किया तो हम तमाम बिजनेस के कम्युनिटी जो सी इसके फेवर में नहीं थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा शोर वगैरह भी मचाया। लेकिन आफ्टर 2.5 ईयर नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इतना हो चुका है कि आज उस मीटिंग के अंदर हमारी इंटरनेशनल चैम्बर समिट के अंदर बहुत सारे जो प्रेसिडेंट थे, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात के लोग, वो अब इंडस्ट्री के वास्ते जगह ढूंढ रहे हैं और गवर्नमेंट के पास इंडस्ट्री लगाने की जगह देने के लिए जगह अवेलेबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो शुरू में गवर्नमेंट ने कर्व लगाया इंपोर्ट के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल एक मंडी बन गया था, ट्रेडिंग हब बन गया था कि आप चाइना से इंपोर्ट करें, यहाँ पे डंप करें और वही खाए पिए और अपनी इंडस्ट्री को बंद करते जाए। लेकिन इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए, जैसे अभी मेहंदी साहब फरमा रहे थे कि जो गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया कंस्ट्रक्शन के ऊपर, हमने भरपूर अपना ये सिफारिश की है गवर्नमेंट से कि इस किस्म के इंसेंटिव को तमाम इंडस्ट्री के लिए लागू कराया जाए, ना सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के। नो डाउट कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ तकरीबन 40 एक जो एलाइड इंडस्ट्री है वो भी मूव करती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर और इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट ये सेम पैकेज देगी तो उससे बेहतरी आएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतरी आएगी, इंडस्ट्री लोग लगाना शुरू करेंगे। अभी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल में बूम आया है, पाकिस्तान के अंदर सेरामिक टाइल के अंदर इंडस्ट्री लगना शुरू हुई है, उसमें बूम आया। आपके मुल्क के अंदर तकरीबन 3 से 4 नई ऑटोमोबाइल कंपनीज आ गई हैं जिनकी इंशाअल्लाह आपके प्रोडक्शन आ गई है, गाड़ियाँ शुरू होनी आ गई हैं। तो इससे गवर्नमेंट के जो अच्छे एग्जाम है उनको कंटिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर सब्सिडाइज और उनको इंसेंटिव दिए जाए ताकि इंडस्ट्री के अंदर बूम आए और आपके रोजगार पैदा हो। अच्छा, एक चीज नासिर साहब, आपने बड़ी सही बात की है, इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव्स हो इंडस्ट्री के, लेकिन सर जब तिजारती पॉलिसी मौजूद ना हो
और फिर किस तरह इंसेंटिव्स, एक ख़ास पॉलिसी है वो भी टेक्सटाइल के लिए है और टेक्सटाइल सेक्टर खुद गैस बंदिश से परेशान है, तो आने वाले दिनों में तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाले मामले में दोबारा बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। जी वही प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर अभी ये प्रॉब्लम करेंगे और प्राइसेस इंक्रीज करे जा रहे हैं, दिन ब दिन हर आइटम के अंदर प्राइस इंक्रीज हो रही है, और इसके साथ साथ जो शॉर्टेज आने लगी है, बंदिश जो बिजली की और गैस की होने जा रही है, उससे डेफिनेटली हमारी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो सी है वो महंगी हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी महंगी होगी तो डेफिनेटली आपको उसको एक्सपोर्ट करने के अंदर, कम्पीट करने के अंदर मुश्किल आएगी, और फिर खुदा न खास्ता हम दोबारा उस सिचुएशन में ना पहुंच जाए कि जहां आप इंपोर्ट से दोबारा आपका दारोमदार आए। ठीक है राणा साहब, कुछ चीज़ें जिस पर मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा कंटिन्यूटी रखें बात की। एक तो ये चीज़ के इंडस्ट्री के लिए लैंड ही मौजूद ना हो, इंडस्ट्री लगाने की बड़ी सही पॉइंट किया है नासिर साहब ने, ये बात कि जहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहे लोग, वहाँ पर आपके पास ज़मीन ना हो, इंडस्ट्री लगेगी कैसे? हम रोज़गार देने की बात करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, तो ये ना हो सका। प्राइवेट सेक्टर अगर रोज़गार देगा, ज़ाहिर इंडस्ट्री लगेगी, उससे रोज़गार जनरेट होगा। दूसरी तरफ सर जो टैक्सेस की आप बात कर रहे थे, एक तरफ तो एनर्जी वाला मामला अपनी जगह मौजूद कि उसके प्राइसेस और क्राइसिस, दूसरी तरफ टैक्सेशन का मामला सहल नहीं है। अब देखें, जो जहां तक तो आपने बात की कि इंडस्ट्री के लिए जगह नहीं है, पहले तो ये 2 साल हम डिले करके हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और उसकी मेजर वजह यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी अब आपकी कोई थोड़ा सा लेवल डाउन हो गई है और कोई स्टेबल हो गई है, तो इसलिए मेरे ख्याल से अब जो है इंडस्ट्री की तरफ रुझान जा रहा है, या कोई प्राइवेट सेक्टर जो है वो बोरोइंग की तरफ जो है वो सोच सकेगा कि हम बोरो कर लें। इसके अंदर जो हुकूमत ने टर्फ की पॉलिसी दी जिसमें 4 या 5% के ऊपर वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसकी भी एक मेजर वजह है कि लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ फिर से मुतवज्जो हो गए। जब ये इन्होंने पॉलिसी रेट 13% के ऊपर ले गए थे, ये तो बिल्कुल काम रुक गया था और प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग जो है वो बिल्कुल प्लमेट कर गई थी। तो ये तो मैं समझता हूं कि वी आर लेट बट इट्स बेटर। यहाँ LSM के ऊपर मैं बात करूंगा कि अभी अप टू जो नवंबर जो है वो 7.41% की ग्रोथ है पिछले साल से, लेकिन इसके अंदर लो बेस फैक्टर का बड़ा एक इम्पैक्ट है कि पिछले साल -10% रही, तो इस वजह से जरा ग्रोथ रेट आपको बेहतर मिल रहा है। अब 80% जो है, यानी कि 12 सेक्टर्स आउट ऑफ 15 मेजर सेक्टर्स वो पॉजिटिव ग्रोथ रेट कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा, इन्फ्लेशन के ऊपर यहाँ बात हुई, इन्फ्लेशन के ऊपर भी 5.71% पे जो इन्फ्लेशन आई है, इसकी एक मेजर वजह ये है कि लास्ट ईयर जनवरी में 14.6% पे इन्फ्लेशन थी, तो इधर हाई बेस फैक्टर का इम्पैक्ट है कि पिछले साल जनवरी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन थी, तो इतनी अब इस साल जनवरी में जो है उस कंपैरिजन में कम है। तो यही हाई बेस फैक्टर आगे भी रहेगा, तो इन्फ्लेशन कम होने के ही इम्कानात हैं। सर मैं एक ब्रेक पर, राणा साहब एक ब्रेक पर जाता हूँ, वापस आता हूँ, तो ज़रा जो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं ऐड कर दूंगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत ऐड कर दूंगा, दालों की कीमत ऐड कर दूंगा, मसाला जात की अभी ऐड कर लेते हैं कि चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ के थोड़ी सी कम हो जाना, क्या ये बहुत बड़ा कोई डिफरेंस पैदा कर देगा आवाम की कुव्वत ख़रीद के लिए? वापस आते हैं ब्रेक से, तीनों हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी महंगाई के हवाले से, महंगाई को कंट्रोल करने के क्या तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई है। हमारे साथ एहसन मेहनती साहब, नासिर मिर्ज़ा साहब, राना एहसान अफजल खान साहब मौजूद हैं, सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स नासिर मिर्ज़ा साहब, राना एहसान अफजल खान साहब माहिर माशियात, और एहसन मेहनती साहब डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हैं। एहसन साहब, सर महंगाई आपने देखी, पेट्रोल की कीमतें एकदम से बढ़ गई हैं, इंडस्ट्री के मसाइल आप सुन भी रहे हैं, आप खुद इस पर बड़ी बेहतर और डिटेल बात भी करते हैं। मुझे बताएं सर, पेट्रोल की कीमतें 2 माह में 5 दफ़ा बढ़ेंगी, क्या असरात मुरतब होंगे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर? पहले ही गुज़िश्ता 5 माह में बैनुल-अक़वामी जो बाहर से सरमाया आ रहा है, यानी FDI हम कह रहे हैं, उसमें कमी हुई, तिजारती खसारा बढ़ा है, पेमेंट्स हुई हैं, तो जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें भी कमी हुई है।
देखिए ये दो इसकी ऑब्जर्वेशन है। एक तो हम देख रहे हैं कि पीएम साहब आज 4 बजे के टाइम पर जो है कौम से जो है वो उनको जो है वो डिस्कशन भी करना था, जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, और जाहिर है वो रिलेट करती हैं। ये सीपीआई इन्फ्लेशन का जो डेटा हमें 5.7% नजर आया है, जो अनप्रेसिडेंटेड डेटा है और फर्स्ट टाइम इस गवर्नमेंट में जो है वो देखा जा रहा है। तो हम एक तरफ कह रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस जो है वो एक माह के अंदर जो है 3 बार बढ़ चुकी हैं, और दूसरी तरफ हम इसी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये 5.7% जो है सीपीआई इन्फ्लेशन एक सक्सेसफुल जो है एक सेलिब्रेशन गवर्नमेंट की बनती है इतनी कम इन्फ्लेशन दिखाकर। तो आई थिंक कि हम एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का दारोमदार इंटरनेशनल प्राइसेस पर है, जो ब्रेंट क्रूड पे ट्रेड करती हैं, बट उसका हम बेनिफिट यहाँ पर लोकल हम सीपीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके हमने इंटरेस्ट रेट्स को भी जो है काफी मुस्तहकम करके रखा हुआ है, और आई थिंक थैंक्स टू कोविड पेंडेमिक के हम इसको जो है मेंटेन कर पाए हैं। अब एसबीपी पॉलिसी भी जो है इसी को अफर्म कर रही है कि मई 2021 तक मोस्ट प्रॉब्ली जो है पॉलिसी के अंदर फॉरवर्ड लुकिंग जो पॉलिसी दी गई है उसमें रेट मुस्तहकम रहेंगे। तो आई थिंक कि हमारी जो सक्सेस है इस वक्त इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, उस पर तो इस वक्त हम जो है वो खुशामद उसको कर रहे हैं, और उस पर जो है पॉजिटिव जो है वो सारे सिटीजन्स को इसमें ले रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हम बहुत जगहों पर हमने देखा है कि लोकल पॉल प्राइसेस जो बढ़ी हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो इन्वेस्टर्स को भी पड़ रहा है, फिर जाहिर है आवाम को पड़ रहा है। तो हमें सारी चीजें देखनी है कि इंडस्ट्रियल जो कॉस्ट है जब वो बढ़ जाती है तो हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स पर भी जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, फिर हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो वीक होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ पावर भी जो है एक मेजर इशू, इस वक्त गैस की अनअवेलेबिलिटी जो है वो हम स्पेशली देख रहे हैं इंडस्ट्रियल्स के लिए, जिसपे हमारा जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है अर्निंग्स पर जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर की हैं। तो आई थिंक कि ये सारे सिनेरियो को हमने देखना है, एक सेलिब्रेशन है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोकल प्राइसेस बढ़ रही हैं। आई थिंक को इसको हमने अच्छी तरीके से गेज करना है। गोइंग फॉरवर्ड अपेरेंटली हमें नजर आ रहा है कि अगर ये इन्फ्लेशन की सक्सेस 1-2 माह के अंदर ये कंटिन्यू हो गई तो हो सकता है पॉलिसी रेट के अंदर मजीद जो है वो कमी देखी जा सकती है, और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट नंबर्स पहले ही इंप्रूव हो रहे हैं। तो आई थिंक कि ये एक पॉजिटिवनेस है जिसको हमने देखना है, बट द सेम टाइम जो लोकल ऑयल प्राइसेस का जो बढ़ना है आई थिंक कि उसको हम जो है उसको हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते, और आवाम को जो है उसका इम्पैक्ट इस वक्त काफी ज्यादा पड़ रहा है। नासिर मिर्जा साहब, सर इदारा शुमारियात कह रहा है कि मुर्गी की औसत कीमत 207 रुपये 25 पैसे फ़ी किलो तक चली गई है, और जो मिर्च का पैकेट है 200 ग्राम का वो 28 रुपये का हो चुका है। घी 2.5 किलो का डब्बा 24 रुपये कमी हुई है उसमें। सर अगर आप रियलिटी देखें, यहाँ आप कैश एंड कैरीज स्टोर्स जाएं, आप तो बेहतर जानते हैं, आपके पास तो मार्केट से रिलेटेड सारी खबरें हैं। चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। मुर्गी मुझे बता दें 200 रुपये किलो कहाँ मिल रही है? 280, 290 और 350 के आसपास तो मुर्गी का गोश्त मिल रहा है। तो कैसे चलेगा सर? ये चीज़ें तो इदारा शुमारियात कह रहा है, लेकिन रियलिटी इसके बरक्स है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस ही नहीं है मार्केट्स में। सर अफसान साहब, जो बात आपने आखिर में कही है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मार्केट के अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारी इस सिलसिले में कई मरतबा गुफ्तगू हुई है। आई थिंक वो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनती हैं, लेकिन उनका इफेक्टिव रोल नहीं है। और आपने बिल्कुल 100% सही जो मिसाल दी है मुर्गी की, कि पिछले दिनों मतलब ये 300, लेकिन अभी भी 350-340 रुपीज तक गोश्त अवेलेबल है। मैं इससे हटके इसकी पूरी तमाम जो मेन वजह है, जब तक आपकी इन्फ्लेशन होती है वो कंट्रोल नहीं होगी, आपकी डेली लाइफ की जो कमोडिटीज है, डेली लाइफ की जो चीजें हैं वो इस तरीके से महंगी होती रहेंगी। इसके साथ साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अभी जिक्र किया था मैंने कंस्ट्रक्शन पैकेज का जो वजीर आजम साहब ने अनाउंस किया था, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर काफी बेहतरी है। अभी पिछले 2 माह के अंदर मैं अगर आपसे स्टील की बात करूं तो तकरीबन 15 से 17% प्राइस इंक्रीज हुई। अब आपने जो पहले बात की थी ना, वो बड़ी अच्छी है कि प्राइस 1,20,000 टन से 1,43,000 रुपये टन पे चली गया स्टील, और फिर 10-8 दिन के बाद वो 137 या 138 पे आ गया। तो दिस इज नॉट कि वो बेहतरी हुई है। आप एक दफा 143 पे स्टील को लेके जाके और दोबारा 136 पे ले आए 120 से, और आप अगर इसको बेहतरी करा देंगे तो वो सही नहीं होगा। इसी तरीके से इसका जो अहम एक और जुज है वो है हमारा सीमेंट। उसके अंदर भी पिछले अगर आप 2 माह के अंदर देखें तो तकरीबन 20 से 22% प्राइस इंक्रीज आई है। तो ये एक आम आदमी के लिए नहायत मुश्किल चीज है कि इवन अगर कंस्ट्रक्शन का वजीर आजम का जो विजन है
उसके मुताबिक इन चीजों के अंदर भी कंट्रोल होना चाहिए। तो जब तक आप जो कंट्रोल नहीं करेंगे, ये भी इंडस्ट्री कहीं ज्यादा उस तरीके से फ्लश नहीं कर पाएगी जो वजीर आजम का जो उनका जो ख्वाब है, जिस तरीके से वो इसमें बेहतरी चाहते हैं, उसके लिए इन तमाम चीजों पर कंट्रोल करना गवर्नमेंट की नहायत अहम जिम्मेदारी है। राना साहब, एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान ने कोई एनर्जी ईयर बुक शेयर की है 2019 के मुताबिक, जो मजमूई तौर पर गैस और पेट्रोलियम के हवाले से आपको बता रहा हूँ। गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान तवानाई के इस्तेमाल में 6.7% इजाफा हुआ है। इसी तरह जो इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा है वो सरकारी शोबे में, उसका तनासुब 130%, घरेलू इस्तेमाल में सिर्फ 4.8%। मसला ये है कि सर जो तेल और गैस है और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में उसकी सप्लाई में 19.8% कमी वाक़ई हुई है। इसी तरह LPG की सप्लाई में 9.5%। हम तेल और गैस के ज़खायर नए तलाश करने में भी नाकाम हैं और जो मौजूद हैं उनकी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, बिल्कुल ये तो दादो शुमार है, इसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपकी जीडीपी लो रेट पे जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ हमने बात की कि LSM ग्रो कर रहा है, एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं, लेकिन जो आपके तीनों सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर हो गया, सर्विस हो गया या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, इन तीनों की जो जीडीपी ग्रोथ रेट, जो ओवरऑल जो प्रिडिक्शंस आ रही है मुख्तलिफ अदारों में, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक है, वो 0.5% से 1.5% की ग्रोथ रेट बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रो करेगा। जिसका ये मतलब है कि जो एवरेज, वर्ल्ड एवरेज की जो प्रिडिक्शन है कि दुनिया की जो ओवरऑल जो ग्रोथ होगी वो 5.5% होगी, तो पाकिस्तान उस एवरेज से बहुत नीचे ग्रो कर रहा है। तो इसका यह मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है आफ्टर कोविड वो कहीं भी नहीं खड़ी और वो यू शेप्ड है। उसकी क्या वजह है? उसकी एक ये वजह है कि जो बड़ा एलिमेंट मिसिंग है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एलिमेंट मिसिंग है। वो मैंने आपको जो पहले पॉइंट आउट किया कि फिस्कल क्राइसिस की वजह से जो टैक्सेस हमारे नहीं बढ़ रहे या उस तरीके से नहीं बढ़े 2 सालों में या 2.5 सालों में, या इस साल भी इतनी ज्यादा वो बेहतरी नहीं उसमें आ रही, इसकी वो एलिमेंट मिसिंग होने की वजह से अगर इसी सिनारियो में गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही होती, कोई 2 ट्रिलियन रुपए के प्रोजेक्ट्स आ रहे होते, तो ये ग्रोथ रेट को जो है वो बेहतर तरीके से इंपैक्ट करती। लेकिन यहाँ हम फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए हम डेवलपमेंट स्पेंडिंग स्क्वीज कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये दिस इज द बिगेस्ट हर्डल फॉर द गवर्नमेंट के वो ग्रोथ रेट को जो है वो प्रोपेल नहीं कर पा रहा। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है वो लगा हुआ है, अपनी कोशिश कर रहा है। आपने जो दादो शुमार बताया कि एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल कम हो गया, सर्कुलर डेट की भी इंक्रीज होने की यही वजह है कि कैपेसिटी चार्जेस बढ़ गए, जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है उसमें इतनी तेजी से इजाफा नहीं हुआ। लेकिन ये जो साल है लो ग्रोथ का है, गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल प्रेशर्स हैं जिसकी वजह से वो एक अपना रोल अदा नहीं कर पा रही डेवलपमेंट स्पेंडिंग के थ्रू कि वो जो है वो इकोनॉमी को फास्ट फॉरवर्ड ड्राइव करे। तो ये चैलेंजेस हैं। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो जॉब क्रिएशन का ही रहेगा, क्योंकि इस ग्रोथ के ऊपर जो है किसी किस्म की जॉब क्रिएशन नहीं होगी। आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.5% है, जब तक आप इससे नीचे हैं 3% ग्रोथ पे आप होंगे तो किसी किस्म की खातिर ख्वाह जॉब क्रिएशन नहीं होगी। और अगर जॉब क्रिएशन नहीं होगी, ये जो महंगाई है जो पिछले साल देखें अभी तो 5.7 पे आ गई, मैंने आपको बताया कि ये हाई बेस होने की वजह से ये 5.7 पे आई है, लेकिन अब जो पिछले 2 सालों में जब आप कंपेयर करेंगे तो वो चीजें डबल हो गई हैं, 100%, 200% चीजें महंगी हो चुकी हैं। क्या उसी तरह लोगों की इनकम बढ़ी है? तो इनकम तो नहीं बढ़ी। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जॉब क्रिएशन होएगी तो लोगों की हाउस होल्ड इनकम्स बढ़ेंगी। यहाँ सैडली वी आर स्टिल स्टक विद लेस देन 2% GDP ग्रोथ रेट। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं। एहसन साहब, 2-3 चीजें, एक तो महंगाई आपके सामने, इस पर थोड़ी सी बात तो आपने कर भी ली। सर, इंटरेस्ट रेट एक जगह फिक्स हो रहा हो, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, उसका असर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पर पड़ा। आप समझते हैं कि जो दीगर हमारी जो इस वक्त मार्केट, लोकल मार्केट, कमोडिटी मार्केट है, उस पर भी पड़ेगा? फिर कंजम्पशन पावर अचानक से कम होती देखी जा रही है, लोग ख़रीद नहीं पा रहे, क़ुव्वत ख़रीद वाला बड़ा मसला है, चाहे वो एनर्जी की सूरत में हो या फिर कमोडिटी ख़रीदने की बात हो। तो सर, ये 2-3 चीज़ें, इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? क्या कोई हल हो सकता है गवर्नमेंट के पास? क्योंकि कोई 2.5 साल से तो इन चीज़ों पर कोई ख़ास तवज्जो दी नहीं गई।
देखिए बिल्कुल आपकी जो इससे पहले सलाह थी और जाहिर है दीगर मेहमान जो है उनका भी यही कहना है कि जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है उसको हमें स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो 5.7% इन्फ्लेशन दिखा रहे हैं और गवर्नमेंट उसका क्रेडिट ले रही है, बट हमारी जो डिस्कशन है वो यही है कि मुर्गी की कीमतें जो है हमने देखा है कि साल के अंदर 100% से ज्यादा जो है इसके अंदर इंक्रीज कुछ लेवल पर देखा गया, कुछ जो अशियात है उनके ऊपर। तो आई थिंक कि इसको बैलेंस करना जरूरी है। ओवर सुपरविजन जो है वो इम्पोर्टेंट है, प्रोविंशियल लेवल पर इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट लेवल, फेडरल लेवल पे इम्पोर्टेंट है कि पेनलाइज किया जाए उन लोगों को, उन मार्केट्स को कि जहां पर ये मुनाफाखोरी जो है या जो है वो की जा रही है। तो आई थिंक कि जो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है, अगर आप एसपीपी के लेवल पर देखें तो वहां पर जब इन्फ्लेशन 5.7%, इवन IMF के प्रोग्राम में हम जाते हैं तो वहां पर ये काफी मुस्बत साबित हो सकती है और आगे पॉलिसी रेट जो है वो हमारा जो है वो कम भी हो सकता है। बट एट द सेम टाइम हमें यही जो आवाम है उसको महंगी कीमतें मिल रही हैं और फिर जाहिर है हम देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट ओवरऑल जो हमारी प्रोडक्शन जो एक्टिविटी होती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है मुल्क की, उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, एक्सपोर्ट नंबर्स वीक होते हैं। तो आई थिंक कि इसके अंदर जितनी हमारी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट स्ट्रिक्ट होता है, उसको मॉनिटरिंग करता है, पेनलाइज करता है, उतना हम जो है वो सेटिस्फैक्शन ले सकते हैं कि जो ऑफिशियल फिगर्स हैं 5.7% इन्फ्लेशन के और जो अनऑफिशियल फिगर्स हैं जो हम 100% तक भी देख रहे हैं उनको हम जो है बैलेंस कर सकें। नासिर साहब, जब कोई कारोबार करने बाहर से आता है तो यकीनी तौर पर जो पहले राब्ते करते हैं बिजनेसमैन वो चेंबर ऑफ कॉमर्स से करते हैं। हाँ, आपने पिछले दिनों एक रिपोर्ट देखी होगी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, हम 117 से 124 पे गए जबकि हम 134-35 से वापस आते 117 तक पहुंचे थे। अब हम फिर बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो सर जाहिर है बाहर से जब लोग आते हैं सारी चीज़ें देखते होंगे, सारी चीज़ों का मुआयना करते होंगे। अगर मुख्तलिफ हवालों से करप्शन बढ़ती है जिसमें ख़ास तौर पे कोई बंदा कोई प्लाजा बनाना चाहता है, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, 500 इदारों में जाके वो धक्के खाता हो तो यकीनी तौर पर दिल बर्दाश्त होगा और आती आती इन्वेस्टमेंट फिर रुक जाएगी। मैं अरसलान साहब आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि खास तौर पे जब हम जो एग्जिस्टिंग बिजनेस स्टेबिलिटी है ना, ये हमने जो अपने डिक्लेरेशन के अंदर एक पॉइंट उठाया था, तकरीबन 22 महकमे हैं जिसको एक कारोबारी शख्सियत ने पूरे साल में भुगतना होता है। मतलब एक डिपार्टमेंट से निकलता है तो दूसरा डिपार्टमेंट सर पे खड़ा होता है। ये हमने एक तजवीज़ दी है गवर्नमेंट को कि कम अज़ कम इसको प्लीज मिनिमाइज करके, अगर फेडरल गवर्नमेंट के हम इदारों से जान छुड़ाते तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो आगे सर पे खड़े हो जाते हैं। तो कारोबारी आदमी, ये एग्जिस्टिंग कारोबारी की बात कर रहा हूँ, उनके लिए परेशानी है। दूसरा जो बाहर से लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके लिए तो इंडस्ट्री लगाना, फिर वन विंडो ऑपरेशन करना, ये हावी रह गया है हमारा। हालांकि हमें उम्मीद थी इस गवर्नमेंट से कि जिस तरह ये गवर्नमेंट आएगी तो कम अज कम लोगों के लिए आसानियां पैदा होगी, लोगों के लिए इंडस्ट्री लगाना आसान होगी। लेकिन आज भी आप यकीन करें कि एक इंडस्ट्री लगाने के लिए जितने डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो एक जगह से नहीं, इंसान उसी से तंग आ गए, वो कहता है कि बेहतर है मैं वापस आ जाऊँ, या इजी मनी जो सी है फिर वो रह जाती है आपकी रियल स्टेट, कि आप प्रॉपर्टी के रियल स्टेट के अंदर बिजनेस में रह गए तो वो ज्यादा बेहतर है। फिर वो उस प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है उससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होता। वो इंडिविजुअल एक इंसान को तो फायदा हो सकता है लेकिन गवर्नमेंट को उसका कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए हमने अपनी तजवीज़ के अंदर FBR से खास तौर पे ये रिक्वेस्ट की है कि FBR के जो ये इतने हजारों मुलाजमीन है, इनकी जिम्मेदारी है कि इंस्टेड ऑफ कि ये एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर जोर डाले, तथा भी राणा साहब ने फरमाया कि इसको जब आपने इन्फ्लेशन कब करनी है तो आपने अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपको नए टैक्स पेयर जो से ढूंढने हैं। FBR के मुलाजमीन की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनको सालाना टारगेट दिए जाए कि उन्होंने नंबर ऑफ टैक्स पेयर कितने इंक्रीज किए इस साल। नंबर ऑफ अमाउंट की बात नहीं करनी, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर का गला नहीं दबाना। अगर आपने रेवेन्यू बेहतर करना है, इन्फ्लेशन नीचे लेकर आनी है, तो आपको नेक्स्ट टैक्स पेयर के लिए FBR के जो डिपार्टमेंट है उनकी ड्यूटी होनी चाहिए। ठीक है राणा साहब, पाकिस्तान ने जो रवा माली साल की पहली तिमाही के दौरान $3.5 अरब के गैर मुल्की कर्ज वापस किए। आपके ख्याल से आप हमारे माशियात में बेहतर समझते हैं, इस वक्त ना हम IMF के किसी प्लान में हैं, FATF का फौरी प्रेशर नहीं है, फिर भी लोन रीपे का भी कोई ख़ास प्रेशर नहीं है जो ADB और दीगर जगहों से हो सकता है, वो भी अभी नहीं है। हम फिर भी देख रहे हैं कि पेट्रोल प्राइसेस का बड़ा मसला है, टैक्सेस कलेक्शन के लिए बोझ बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है,
क्यों सर ये सारा कुछ एकदम से क्यों हो रहा है? देखिए, कोरोना के अंदर हुकूमत को 2, 3, 4 बड़ी रिलीफ मिली है। एक तो डेट जो है वो दोबारा रीस्केड्यूल हो गया, उसका कुछ पोर्शन। फिर इसके बाद आपकी जो है वो कमोडिटी प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस क्रैश होने की वजह से आपका जो इंपोर्ट का जो 30% पेट्रोलियम प्राइसेस से रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं उसमें आपको कमी आई। फिर आपकी कोरोना के अंदर रिमिटेंसेस बढ़ गई और आपकी एक्सपोर्ट्स जो कि 7% ऑफ योर जीडीपी हैं उसके ऊपर जो है वो किसी हद तक रिटेन नहीं और बहुत फ्री फॉल नहीं आया। तो इस लिहाज से आपके करंट अकाउंट डेफिसिट में काफी आपको स्पेस मिल गई और वो पहले 2 क्वार्टर सरप्लस रहा और अब आके जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो इस सिनारियो में गवर्नमेंट को डॉलर टर्म्स में और रिजर्व्स के लिहाज से काफी हुकूमत जो है वो रिलीफ में रही। मैं समझता हूं कि यहाँ हुकूमत के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो डॉलर को और अगर रिड्यूस करना चाहती या मॉनिटर करना चाहती तो वो कर सकती थी डॉलर प्राइस को। उससे भी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड पे कमी वाकई हो सकती है। इस चीज के ऊपर जो है वो गौर किया, अगर डॉलर 155 पे आ जाए या 150 पे आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो इसके फेवर में नहीं होगा। जी ठीक है, मैं ज़रा एहसन साहब सिर्फ टैक्स कलेक्शन को रेवेन्यू समझ लेते हैं हम लोग, अमूमी तौर पर यही देखा जाता है। हमारा एक आम फहम ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन हमारी हुकूमत की जानिब से भी हम देखते हैं टैक्स कलेक्शन पर इन्हिसार रेवेन्यू की मद में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों नहीं हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर उसको रेवेन्यू करार दे देते और एक्सपोर्ट्स पर ज़्यादा इन्हिसार करने के लिए उसकी पॉलिसी पर कोई अमल दरामद करवा लें, उस पर गौर व फिक्र कर लें? देखिए, आई थिंक यू आर राइट कि हम जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसकी जो सोर्सेज हैं, जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं और इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, उसके अंदर जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं उसका जो प्रोपोर्शन है उसको वो बढ़ना चाहिए। आई थिंक कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी होती है, इसके अंदर जो करेक्ट जीडीपी है मुल्क का वो भी सामने नजर आता है। ऐसे मामलात के अंदर जो है मुल्क की वक़ा भी जो है वो बेहतर होती है। तो आई थिंक कि जो हमारी अंडरग्राउंड इकोनॉमी है अगर उसको हम ऑफिशियल कर दें किसी भी तरीके से, और जाहिर है एमनेस्टीज भी हमने इससे पहले दी थी, ये काफी इंटरेक्टिव जो है वो सिचुएशन होती है कि जहां पर हमारे एक्सपोर्ट नंबर जो हैं उसको वो भी बढ़ेंगे और साथ में रेवेन्यू कलेक्शन भी साथ में। आई थिंक कि जो हदफ इस वक्त गवर्नमेंट को 2.7 ट्रिलियन जो अब तक मिल चुका है, आई थिंक कि ये एक रिकॉर्ड जो है वो कलेक्शन है, इसको भी हमें अप्रिशिएट करना है। बट द सेम टाइम जो कनेक्शन है बिटवीन टैक्स पेयर और जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त 170 अरब से ज्यादा जो है वो रिफंड जो है वो ड्यू हैं इंडस्ट्रियल्स के, और आई थिंक कि वो अगर रिफंड्स उनको मिल जाएं तो एक्सपोर्ट नंबर्स भी जो है वो बढ़ सकते हैं और फिर गवर्नमेंट को जो है वो कलेक्शन भी जो है गवर्नमेंट की इसी मद के अंदर, एक्सपोर्ट के मद के अंदर जो है वो इंप्रूव हो सकती है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि जितनी इससे पहले हमने देखी थी कि जो इनिशियल जो रिफंड्स हैं वो मिल गए थे इंडस्ट्रीज को, फिर एक्सपोर्ट नंबर्स हमें बढ़ते हुए भी नजर आए कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की जो स्पेशली टेक्सटाइल सीमेंट सेक्टर्स के अंदर देखी गई। तो आई थिंक कि जितना बेहतर कनेक्शन होता है टैक्स पेयर का और रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटीज के, उतने बेहतर नंबर्स हमें जो है वो नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहंदी साहब, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप, नासिर मिर्जा साहब प्रेसिडेंट रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपका भी शुक्रिया। राना एहसान अफजल खान साहब हमारे मौशियात हमारे साथ थे, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।